देखो लोग जी, हम लोग क्या क्या पढ़ लिए एक बार रिवाइज मार लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं लोग। सबसे पहला पढ़े हैं लोग हम लोग बायोलॉजी के बारे में, बेसिक चीज। चलो बताओ, व्हाट इज बायोलॉजी। The study of life, living, the study of life, living, living things. A process is called biology. एक एक को बोलो ना, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड इट्स प्रोसेस इज Process. कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है ना। तुम्हारे बुक में सिर्फ क्या लिखा रहता है, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, उतना से काम नहीं चलेगा। बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं वो, लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़वे करेंगे, लिविंग थिंग्स भी पढ़ेंगे ना, लिविंग थिंग्स पढ़ेंगे। उसके बॉडी के अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है वो भी पढ़ेंगे, और वो इन्वायरमेंट से कैसे इंटरेक्ट करता है ये भी पढ़ेंगे, तो तीनों चीज पढ़ेंगे। इसलिए बायोलॉजी लिखा रहता है, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, इट्स प्रोसेस एंड हाउ इट्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट। ये सब मिलाकर बायोलॉजी होता है। ठीक है। बायोलॉजी को ब्रांच बायोलॉजी का तो कौन कौन, जूलॉजी और बोटनी। बोटनी। बायोलॉजी का दो ब्रांच, एक है जूलॉजी। जूलॉजी में किसका स्टडी किया जाता है, जूलॉजी में एनिमल का। एनिमल का। वेरी गुड, इतना तो याद है तुमको, एनिमल स्टडी किया जाता है। और बोटनी में प्लांट का। प्लांट का। जूलॉजी के फादर कौन है, अरिस्टोटल। जूलॉजी के फादर है अरिस्टोटल जी। तो जूलॉजी जो शब्द आया है ना, इसके फादर है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल, इन्होंने 500 एनिमल्स स्पेसीज के बारे में एक बुक में लिखा था, हिस्ट्री ऑफ एनिमलिया। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा जब हायर क्लास में जाओगे तो। हिस्ट्री ऑफ एनिमलिया में 500 स्पेसीज के बारे में लिखा था, इसलिए इनको जूलॉजी का भी पिता बोला जाता है, बायोलॉजी का भी पिता बोला जाता है। और हाँ, बोटनी के फादर कौन हुए, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। ये दोनों एक ही समकालीन है, अरिस्टोटल थियोफ्रेस्टस, ग्रीस के, ये बहुत पुराने आदमी है ये लोग। ठीक है ना। बायोलॉजी जो शब्द दिया है ये किसने दिया है, लेमार्क और ट्रेविरेनस। लेमार्क एंड ट्रेविरेनस, ये दो आदमी जो है ना, ट्रेविरेनस, ये बायोलॉजी वर्ड दिया है। जानते हो कितना इंटरेस्टिंग, 1802 में दोनों आदमी ये अपना पेपर लिखते हैं। हाँ, और ये फ्रांस का है और ये जर्मनी का है, और अपने पेपर में ये बायोलॉजी वर्ड डालते हैं, ये भी अपने पेपर में बायोलॉजी वर्ड डालते हैं। ये ऐसा साइंटिस्ट है ना जिसका बुढ़ापा गरीबी में कटा है बेचारे का, पहले अमीर था, बुढ़ापे में ये गरीब हो गया, खर्च कर दिया जाते एक्सपेरिमेंट पे, बुढ़ापे में गरीबी हो गया। ये बोला जाता है, अक्सर लोग ये ना बोलता है कि बचपन उसका बड़ी गरीबी में कटा, जवानी थोड़ा सा, बुढ़ापा सही हो गया। ये बेचारे का बुढ़ापा गरीबी में कटा है, बताओ। ट्रेविरेनस जर्मनी का, तो दोनों ने बायोलॉजी वर्ड पहली बार दिया। पहले बायोलॉजी नहीं होता, पहले क्या होता था, नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस के अंदर ये सब चीज पढ़ा जाता था, तो ये दोनों ने बायोलॉजी वर्ड दिया। ठीक है ना। इसके बाद अपना मेन टॉपिक क्या है, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, बोलिए क्या है लाइफ प्रोसेस। हाँ ठीक है, बोले जा रहे हो, अच्छी बोल रहे हो। हाँ, बहुत ही अच्छा। लाइफ प्रोसेस आर द फंक्शन, ठीक है, तुम बोले हो, अच्छी बोले हो, खराब नहीं है, उतना लिख दोगे तो काम चल जाएगा। लाइफ प्रोसेस आर द फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग बीइंग्स इनसाइड इट्स बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर होना चाहिए, टू सर्वाइव ऑन द अर्थ। एक ऐसा फंक्शन है, ऐसा क्रियाकलाप है, हिंदी में बोलते हैं जैव प्रक्रम, हिंदी में इसका नाम बोलते हैं जैव प्रक्रम। तो ये ऐसा फंक्शन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अंदर करता है सरवाइव करने के लिए, अर्थ पे सरवाइव। और कैसा बेसिक फंक्शन, बेसिक है। अब कहोगे कि हमको पढ़ने के लिए, सरवाइव करने के लिए पढ़ना जरूरी है, इसलिए मैं घर से चल के यहाँ पे कोचिंग में आता हूँ। ये बेसिक फंक्शन नहीं है, क्या नहीं पढ़ोगे तो तुम नहीं जियोगे, नहीं जियोगे, जियोगे। ठीक है ना। कहोगे कि ना हमको जिंदा रहने के लिए शादी करना जरूरी है, रिप्रोडक्शन करना जरूरी है, नहीं जरूरी नहीं, आप तो जिंदा रहिएगा ना। तो रिप्रोडक्शन इज नॉट बेसिक फंक्शन। तो बेसिक फंक्शन को है, चार को, NTRE, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन।
चार को काम हम लोग करेंगे तो जिंदा रहेंगे। न्यूट्रिशन करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, एक्सक्रीशन करेंगे। चार को काम करेंगे, जिंदगी में जिंदा रहेंगे। हमारा खानदान भले आगे नहीं बढ़ेगा, ब्याह शादी होगा, रिप्रोडक्शन करेंगे तो खानदान आगे बढ़ेगा, लेकिन हम लोग तो जीवित रहेंगे ना। ठीक है, तो ये लाइफ प्रोसेस हो गया। लाइफ प्रोसेस जरूरी है, और लाइफ प्रोसेस का हर स्टेप करने के लिए आपको एनर्जी जरूरी है। और एनर्जी वो कहाँ से मिलेगा? हाँ, खाने से, फूड से मिलेगा। ठीक है ना, फूड से हमको एनर्जी मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स, इसको हिंदी में बोलते हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व, बोलिए क्या होता है न्यूट्रिएंट्स? Nutrients is substance which organisms हाँ, अपनी भाषा में बोलो ना, किताब का भाषा मत बोलो। बोलो अब्दुल्ला। हाँ source of energy. हाँ हाँ, हाँ, ठीक तो है, फॉर द सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो देखो, आई सुनो लो, समझो लो। ये एक भाई साहब है आपका, मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, ये कोई ऑर्गेनिज्म है। देखो इधर देखो, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, कुछ भी है, मॉस्किटो है, जानवर है, एनिमल है, कुछ भी है। ये अपने इन्वायरमेंट से कोई भी चीज ले रहा है, उसको डाइजेस्ट कर रहा है, उस डाइजेस्टेड पार्ट को अपने बॉडी के द्वारा यूटिलाइज किया जा रहा है एनर्जी के लिए और बॉडी के बायोसिंथेसिस के लिए। तो जो चीजवा को ये लेता है ना, उस चीजवा का नाम है न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व है। तो हम अपने इन्वायरमेंट से, मार्केट से, इन्वायरमेंट बने मार्केट से, घर में जो रखे हुए जो भी चीज लेते हैं, तो क्या लेते हैं? खाने ना लेते हैं। द न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन फूड, its substance which we take from our environment for the purpose of energy and biosynthesis। न्यूट्रिएंट्स का दो काम है, हमको एनर्जी भी देगा, हमको एनर्जी भी देगा, और हमारे बॉडी पार्ट्स का बायोसिंथेसिस भी करेगा बाबू। यानी कि कहीं बॉडी पार्ट का सेल, मसल, टिश्यू ब्रेक हो गया ना, तो उसका रिपेयरिंग करेगा, बोन का रिपेयरिंग करेगा, मसल का रिपेयरिंग करेगा, नसों का रिपेयरिंग करेगा। तो ये दो काम करता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स ऑब्जेक्ट है। न्यूट्रिएंट्स कहाँ रहता है? फूड के अंदर रहता है। कितने टाइप के न्यूट्रिएंट्स हम लोग पढ़ना है? 7। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, शॉर्ट फॉर्म में करेंगे कार्ब्स, फैट्स, हाँ, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, रफेज या फाइबर, और वाटर। ये 7 टाइप के न्यूट्रिएंट्स में ये 3 टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो है ना, कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, यही तीनों डाइजेस्ट होगा, और ये डाइजेस्टेड फॉर्म में रहता है, इसको डाइजेस्ट कराने की जरूरत नहीं। तो यही तीनों के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए, आप लोग बताए थे कि सबसे ज्यादा हमें पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट्स, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है ना, एनर्जी चाहिए, एनर्जी गिविंग फूड है। फैट, सबसे ज्यादा बैलेंस डाइट लेना है। ऐसा डाइट लेना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो। क्या बोलते हैं? फैट नहीं रहेगा तो गाल पिचक जाओ, ऐसे इसमें अच्छे ऐसे हो जाएगा, अच्छा लगेगा। चिकन, जो चिकन हम लोग लगते हैं ना, फैट के कारण से ठंडा भी कम लगता है, गर्मी भी कम लगता है, फैट के कारण से। एक अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आया था, एक बॉडी बिल्डर था, ठीक है ना, तो पूरा फैट अपना गला दिया था, अब चाकू मार लिया अपने जांघवे पर, क्या जाने कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, हॉस्पिटल में गया ना, मर गया। डॉक्टर बोला कि अगर फैट रहता तो ये बच जाता, मसल में ज्यादा लग गया। समझे? इसमें आप कार्बन करेंगे बता रहे हैं, दिए है नहीं, नहीं, कार्बन प्रोटीन है, फैट है, विटामिन देखो उससे पहले यहाँ नहीं है कार्बोहाइड्रेट्स, है नहीं है कार्बो, दिख नहीं रहा है। अब सुनिए, हम लोग हम तुमको बताए थे कि कार्बोहाइड्रेट सबसे कंफ्यूजिंग चीज है। कोई बोलता है स्टार्च, कहियो बोल देगा शुगर, कहियो बोल देगा माल्टोज, कबो बोल देगा सुक्रोज, कबो बोल देगा ग्लूकोज, कबो बोल देगा ग्लाइकोजेन, अलग अलग नाम से पुकारेगा। कबो बोल देगा कि तुम्हारा माल्टोज कन्वर्ट होता है, माल्टोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, कहियो कहेगा।
कहीं कहेगा कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, किसी लाइन में कह देगा स्टार्च कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, किसी लाइन में कह देगा शुगर कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में। अब लो हई देखो ये का है भैया, सब कार्बोहाइड्रेट है। बहुत कंफ्यूजिंग, अगर मान लो एग्जाम से पहले सब कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा तो यहाँ ही नहीं आपको 10 के बाद भी फायदा मिलेगा। तो ये आप देखिएगा तो एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन हम आप लोग बताए हैं, कार्बोहाइड्रेट बताए ना, कार्बोहाइड्रेट कार्बन प्लस वाटर से मिलके बनता है, कार्बन और वाटर के मिलने से बनता है। मान लीजिए अगर कार्बन रहेगा X ना तो वाटर रहेगा H2O जो रहेगा ना ये Y रहेगा, ये बन गया कार्बोहाइड्रेट। इसके 3 टाइप बताए हैं, बोलो ना, ये 3 टाइप, मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट, डाइसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट एंड पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट। मोनोसैकेराइड सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, एकदम सबसे सिंपल। हाँ इसका फॉर्मूला है C6H12O6। इसमें 3 टाइप आता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज, ये तीनों का एक एक फॉर्मूला है। अब तीनों ग्लूकोज मिलता है हमें, कोई भी खाना जब डाइजेस्ट होगा ना एकदम डाइजेस्ट होगा, जैसे चावल हो गया, रोटी हो गया, चना हो गया, एकदम डाइजेस्ट जब पिसा जाएगा तो उसके अंदर जो माल्टोज होगा ना वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। चाहे हम लोग तबीयत खराब तो डायरेक्ट ग्लूकोज लेते हैं, और मुंह द्वारा लेंगे तो पेट में जाएगा, एब्जॉर्ब होगा तब ब्लड में जाएगा, और डायरेक्ट अगर नौसे में चढ़ा देंगे ग्लूकोज तो सीधे सेल में गया, तुरंत एनर्जी देना शुरू कर दिया, ये ग्लूकोज एनर्जी देता है, ठीक है ना। तो ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है बाबू, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज मिलता है फ्रूट में, ग्लैक्टोज दूध में मिलता है, ठीक है। और डाइसैकेराइड जो है ना उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये डबल मैंने इसमें 2 मॉलिक्यूल रहेगा, डाइसैकेराइड में 2 मॉलिक्यूल रहता है। डाइसैकेराइड का फॉर्मूला क्या बताए थे, 12, 22, 22 और 11। देखो ये H2O हमेशा ये 2 रहेगा तो ये 1 रहेगा, ठीक है ना। तो ये देखिए माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये भी कार्बोहाइड्रेट है लेकिन सिंपल था, ये थोड़ा सा डबल है। माल्टोज 2 ग्लूकोज के मिलने से बना था, याद आ रहा है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलेगा तो माल्टोज बनेगा, इसमें भी ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज ये मिलेगा तो बनेगा, यानी कि लैक्टोज टूटेगा तो ग्लूकोज देगा, ये ग्लैक्टोज देगा, ठीक है। आज सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, सुक्रोज माने चीनी का रस, अच्छा है गन्ना का रस आप पीजिएगा ना तो आपको ग्लूकोज भी मिलेगा, फ्रक्टोज भी मिलेगा, बताओ मीठा लगेगा फ्रक्टोज के कारण से, ग्लूकोज मिलेगा एनर्जी देगा। सबसे फटाक से जिम करने जाना है 1 गिलास पी लीजिए 20 रुपया का, तुरंत एनर्जी देगा, मैग्नीशियम भी देगा, आयरन भी देगा। हाँ ये वाला सुक्रोज, सुक्रोज गन्ना का रस 20 रुपया, नहीं पैसा है तो 10 रुपया पी लो, तो मत पियो, तब दूसरा कौन उपाय है? हैं? तो गन्ना कहाँ मिलेगा, फ्री में दे देगा कोई, अभी का जो अभी गन्ना का सीजन खत्म हो गया, वो लोग खेत में रखा है, लो वो लोग हम डेली पीते हैं, लेकिन खेत में रखा पीने के बाद एकदम लगता है एनर्जी आ गया। नहीं गन्ना का देखो, हाई हम लोग आर्टिफिशियल चीज जो खाते हैं ना, मैंगो तैंगो ये काची काची आइसक्रीम वगैरह खाते हो, फालतू चीज है, गन्ना का जूस पियो सबसे बेस्ट तुमको। आए अब देखिए ये जो रहता है ना पॉली, बहुत सारा ग्लूकोज 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 जो है ना मोनोसैकेराइड का मॉलिक्यूल जब थकिया जाएगा ना तो बना देगा पॉलीसैकेराइड्स। जैसे यहाँ पे हो गया C6H10O5,
इसका पावर एन मॉलिक्यूल हो गया। इसका एग्जाम्पल है स्टार्च, पॉलीसैकेराइड है ये स्टार्च। अनाज के ऊपर का छिलका, जो सब्जी होता है उसके ऊपर का छिलका, छिलका लोग हटा देता है। स्टार्च अगर हम लोग पचा लेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगा। ग्लाइकोजेन आपको मिलेगा, जब हम लोग पढ़ेंगे ना डाइजेशन वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। ग्लाइकोजेन जो है ना, ऐसा ग्लूकोज है, ऐसा माने कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे लीवर में जमा होता है, इमरजेंसी के समय में खर्च होता है। बॉडी में भी क्या नहीं है जी ना, ऊपर वाला का देखो दिमाग। एक्स्ट्रा आपके पास हो जाएगा ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट तक ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में जमा कर देगा। तो पढ़ता नहीं फैटी लीवर, याद है, लीवर में जमा करेगा, जरूरत पड़ेगा तो उसको देगा। काइटिन जो मछली के ऊपर का चोइया होता है उसमें भी रहता है, वो यही है। तो अब देखिए ये, हाँ जी, अच्छा काइटिन CHY, गला, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, है ग्लाइकोजेन, है काइटिन सही था, सही था सर, हाँ CHI ग्लाइकोजेन ना हो गया। CHI ठीक था। ठीक है, अब देखिए ये ब्रेक होगा तो पहले इसमें आएगा, यानी हम स्टार्च खाते हैं, आलू में स्टार्च होता है, इसमें भी चावल में भी स्टार्च होता है, खीरों में स्टार्च होगा। तो स्टार्च पचेगा तो माल्टोज में कन्वर्ट होगा, माल्टोज पचेगा तो ग्लूकोज देगा। तो डायरेक्ट देखो, अब कहीं लिखेंगे ना कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टेड इनटू माल्टोज, तो समझ जाना इसका मतलब अभी पूरा तरह से डाइजेशन नहीं हुआ है। अब फिर माल्टोज कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में। जब हम लोग डाइजेशन पढ़ा जाएगा ना, ये अपना माउथ है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से आइएगा तो लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ तक आकर डाइजेशन कंप्लीट। माउथ में तो डाइजेशन शुरू होता है स्टार्च का डाइजेशन, तो स्टार्च माउथ में सीधे इसमें नहीं ना आ जाएगा, अभी हाफ एन डाइजेशन होगा, एक के बार में थोड़ा डाइजेशन हो जाएगा। तो माउथ में स्टार्च को कन्वर्ट करेगा माल्टोज में, समझे। और जब वही माल्टोज आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पर वो माल्टोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। तो पढ़ा जाएगा डाइजेशन, तो इस बहुत हेल्प करेगा, मजा आएगा। हाँ जी, आलू का छिलका खा सकते हो, स्टार्च रहेगा। सबसे ज्यादा ब्राउन राइस, जिम करने वाला क्या खाता है, ब्राउन राइस, फाइबर होता है, स्टार्च होता है। हम लोग क्या करते हैं, वो राइस के ऊपर होगा छिलका उतरवा देते हैं, वहाँ गाय को देते हैं। जो छिलका नहीं उतरता है ना, उसको ब्राउन राइस बोला जाता है, वो 100 रुपये kg है, समझे। 100 रुपये kg है ब्राउन राइस। तो ब्राउन राइस यार हम लोग अपने बना, पहले लोग इंडिया के लोग ब्राउन राइस खाता था, अब देखो क्या खा रहा है लोग, व्हाइट राइस खा रहा है लोग पूरा, खाली ऊपर का आप कार्ब्स थी, स्टार्च भी हटा दिए, फाइबर हटा दिए, फाइबर उसमें बहुत ज्यादा रहता है ब्राउन राइस में। अब क्या खा रहे हैं, सिर्फ अंदर का कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। इंडिया को फिर अपना पुराने जमाने में लौटना पड़ेगा। ये पढ़ लिए थे, उसके बाद हम लोग पढ़े थे न्यूट्रिशन। उसके बाद पढ़े थे ये न्यूट्रिशन, बताओ न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स बताए हो। हाँ ठीक बोल रहे हो, हाँ हाँ। तुम लोग का इंग्लिश मीडियम पढ़ते हो, थोड़ा तो इंग्लिश का लाज रखो यार। थोड़ा बहुत तो लाज रखो इंग्लिश मीडियम का। संजय पटेल पढ़ाते हैं, हाँ, थोड़ा सा तो लाज रखो उनका। उनकी शादी मेरे गांव के मन रिश्तेदार में हो रही है, हो रही है, होने वाली है, हाँ लग गया है। देखिए न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड और न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइज बाय आवर बॉडी, ठीक है ना। तो ऐसे लिखोगे, इट इज प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, या ब्रैकेट में दे देना न्यूट्रिएंट, फूड ले रहे हैं मतलब न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं ना, डाइजेस्टेड एंड यूटिलाइज्ड इट बाय आवर बॉडी। हो तो गया, यही तो न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिशन है। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग खाना लेते हैं, डाइजेस्ट कराते हैं, उसके बॉडी के द्वारा अपने
यूटिलाइज कराते हैं। न्यूट्रिशन के 5 स्टेप कौन कौन था? इंजेशन, पहले खाना को मुंह में डालेंगे, इसको इंजेशन बोलते हैं। दूसरा डाइजेशन, बड़े मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना, डाइजेशन। तीसरा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। चौथा एब्जॉर्प्शन में जो खाना पच गया ना, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या करना है, न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में सोख लेना, एब्जॉर्ब कर लेना। एसिमिलेशन, न्यूट्रिएंट्स को सेल तक पहुंचा देना, एसिमिलेशन। और उसके बाद इजेशन, नॉट एक्सक्रीशन। अनडाइजेस्ट फूड को बाहर निकाल देना इजेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है ना, मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालना एक्सक्रीशन होता है, दोनों अलग अलग है। बाथरूम हम लोग करते हैं इजेशन, हम लोग यूरिनेट करते हैं, यूरिन करते हैं, पसीना बाहर निकलता है, सांस छोड़ते हैं, वो एक्सक्रीशन है, दोनों अलग है, अंतर है, समझे? 10वां में आगे तुम लोग को अंतर पता लग रहा है, ये 7वां 8वां की चीज है। तो किताब में लिखा रहता, तुम लोग किताब को पलट के नहीं देखते हो। तो ये 5 स्टेप्स है न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन का कौ टाइप जी? ऑटोट्रोपिक, और हेट्रोट्रोपिक। किताबों से दोस्ती करो, कभी दगा नहीं देगी। आए? देखिए, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटो मतलब सेल, ट्रोपिक मतलब न्यूट्रिशन, ऐसा न्यूट्रिशन का मोड जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज करता है। सिंथेसाइज वर्ड टेक्निकल वर्ड है, प्रिपेयर मत लिखना। सिंथेसाइज लिखोगे तो कहेगा मास्टर अरे यार बच्चा तो लग रहा है टेक्निकल वर्ड जानता है। सिंथेसाइज, देखो न्यूज चैनल भी अगर अच्छा सेलेक्ट करते हो ना तो कुछ नॉलेज मिलता है। एक न्यूज चैनल हम देखते हैं रेड माइक, द रेड माइक, उसमें जो इंटरनेशनल मैटर के जो जानकार आते हैं ना वो लोग जानकारी देते हैं। ये लोग ये सब अभी तक कुकुर मुत्ता सब जो पनप गया, ये लोग पता नहीं लगता क्या बोल रहा है लोग। ये देखिए एटम बम का जलवा, ये देखिए ये जलवा, ये जलवा, ईरान का जलवा, ईरान तबातुल मार, कोई सेंस नहीं होता है। तो उस मैंने कुछ सेंस नहीं होता है। तो देखिए ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खुद 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 से सिंथेसाइज करता है, सिंथेसाइज करना बाय द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। पानी लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट C6H12O6 बनाता है और ऑक्सीजन बाहर निकालता है। यही तो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसका नाम है फोटोसिंथेसिस। बैलेंस करेंगे, हम बैलेंस करेंगे, ठीक है ना? यही तो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जी, इसी का तो नाम है ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो फोटोसिंथेसिस होता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच अ ग्रीन प्लांट, एन ऑर्गेनिज्म, ग्रीन प्लांट मत लिखना, एन ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज इट्स ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये इनऑर्गेनिक है क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन जब एक साथ रहेगा तो ऑर्गेनिक। मीथेन CH4 क्या है? मीथेन ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। क्योंकि ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन करता है? ग्रीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया भी करता है, ठीक है? साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, BGA, वो एक्चुअली में अलगी नहीं है, वो बैक्टीरिया है, लेकिन उसके अंदर क्लोरोफिल है ना, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस कर लेता है। बट वही मत समझिएगा कि प्लांट है, ये भी मत समझिएगा कि एनिमल है, ना तो प्लांट है ना एनिमल है, मोनेरा फैमिली का है वो। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई पढ़े हो ना? नहीं पढ़े हो निकाल दिया। एनिमलिया, प्लांटिया, 5 ऑर्गेनिज्म का डिवीजन किया गया है जिसमें मोनेरा फैमिली से आता है, ना तो प्लांट है ना एनिमल है। मस्त चैप्टर था, उसको निकाल दिया लोग। अब बच्चा को सीढ़ी का बेस पता ही नहीं रहेगा, छत पे चढ़ जाएगा।
तो 11 में फिर पढ़ना ही पड़ेगा तुमको। इसको बैलेंस कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, कहीं कहीं लिखता है लोग कि ये फोटो ऑटोट्रोपिक या फोटोसिंथेसिस एंड केमो ऑटोट्रोपिक कीमोसिंथेसिस हो सकता है। फोटो ऑटोट्रोपिक में जब सनलाइट का यूज करेगा तो देखिए उसी को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। है ये है फोटोसिंथेसिस। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 6 12 को हो गया हाइड्रोजन, यहाँ 6 ऑक्सीजन हो गया 6 और 12 6 18, 6 दूनी 12 6 18 हो गया बैलेंस। इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना। ऑटोट्रोपिक मोड का ही दूसरा नाम है फोटोसिंथेसिस। ठीक है। आइए फोटोसिंथेसिस। अब देखिए फोटोसिंथेसिस में बताए थे आप लोग को, फोटोसिंथेसिस पढ़ने के लिए सबसे मेन जरूरी है वो पत्ते का डायग्राम, क्रॉस सेक्शनल भी याद आ रहा है, वो जरूरी है। एनसीईआरटी का डायग्राम उसको नहीं भूलना है कि हम एक हाँ कि एक हम लोग ग्रीन प्लांट के पत्ते को देखते हैं तो कुछ ऐसा रहता है, इसको लेमिना बोलते हैं, बीच वाले को मिडरिप बोलते हैं, ये वेन होता है, यहाँ पे काटते हैं इसको बीच से, जैसे कट कर रहे हैं तो क्रॉस सेक्शन देखते हैं ना, तो सबसे है ऊपरवा जो रहता है ना ये क्यूटिकल होता है, वैक्सी क्यूटिकल होता है। इसके बाद ऐसे रेक्टेंगुलर शेप के ऐसे सेल होते हैं जिसको अपर एपिडर्मिस बोला जाता है। नीचे भी ऐसे रेक्टेंगुलर शेप के सेल होंगे जिसको लोअर एपिडर्मिस बोला जाएगा। हाई हो गया अपर एपिडर्मिस, ये हो गया लोअर एपिडर्मिस। ठीक है ना। इसके बीच में रहेगा ऐसा सेल, ऐसे डबल कर देना। ये ऐसा नहीं देना चाहिए था हमको, सब ग्रीने हो जाएगा। यहाँ पर देखो जी, यहाँ पर आएगा कुछ ऐसा सेल, कुछ रेक्टेंगुलर रहेगा और यहाँ पे कुछ सर्कुलर रहेगा। जो रेक्टेंगुलर है उसको पेलिसेड सेल बोलते हैं, जो सर्कुलर है उसको स्पॉन्जी सेल बोलते हैं, उतना जानने की जरूरत नहीं है। इसको कंबाइन रूप से इसका नाम है मेसोफिल सेल। ये नाम याद रखिएगा, टेक्निकल नाम मेसोफिल सेल कंबाइन रूप से, या फोटोसिंथेटिक सेल, ये नाम याद रखना है, याद रहेगा। ऊपर अपर एपिडर्मिस, नीचे लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में क्या प्रेजेंट रहता है, तो स्टोमाटा, यहाँ पे स्टोमाटा रहेगा। ठीक है। स्टोमाटा क्या होता है, तो एक माइक्रोस्कोपिक एक होल होता है जो गार्ड सेल जिसको साइड साइड में गार्ड सेल होता है बीन शेप का। दिन के समय में ये गार्ड सेल में पानी भर जाएगा तो गार्ड सेल ऐसे फूल जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, तो स्टोमाटा ओपन हो जाएगा। और रात के समय में पानी हट जाएगा तो गार्ड सेल ऐसे पिचक जाएगा, तो स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। तो नीचे रहता है स्टोमाटा से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा, मैंने गैस का एक्सचेंज करता है। अब देखो इसमें यहाँ पे जो रहता है ना डॉट डॉट रहता है, इसी का नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, नॉट क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। ये है क्लोरोप्लास्ट, है ग्रीन है ना। इस क्लोरोप्लास्ट को जो मैग्नीफाई करके देखा गया है, मैग्नीफाई करके, ये क्लोरोप्लास्ट को है, डॉट डॉट है ना, इस क्लोरोप्लास्ट को जो मैग्नीफाई करके देखा गया ना, एयर स्पेस है सब ये। इसको यहाँ से मैग्नीफाई कर सकते हैं ना। देखो ये क्लोरोप्लास्ट को जो मैग्नीफाई करके देखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो इसमें देखा गया क्लोरोप्लास्ट में ना तो ऐसे प्लेट प्लेट रखे गए हैं जी, प्लेट प्लेट। इस प्लेटवा का नाम है थाइलोक्वाइट्स, अब पूरा को मिला के बोलते हैं ग्रेनम। इसी में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। जैसे सनलाइट आता है, अब देखिए फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में ऑकर होता है। जैसे सनलाइट इस प्लांट के पत्ते पे आया है, एक प्लांट है, ये प्लांट है, ये इसका लीफ है, ये इसका रूट है, रूट से गया वाटर जाइलम के थ्रू, यहाँ स्टोमाटा से गया यहाँ पे CO2। तो वाटर जैसे गया ना, यहाँ सनलाइट है, सबसे पहले का काम कर देता है वाटर को, ये ब्रेक कर देता है H2 और O2 में ब्रेक कर देता है। कौन, यही थैलोक्वाइट।
क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थैलेकोइड्स है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थैलेकोइड है उसके अंदर जो क्लोरोफिल है, उसके कारण से वाटर ब्रेक हो गया किसमें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। इसी को बोला जाता है लाइट रिएक्शन, बोला जाता है लाइट रिएक्शन। ठीक है, इधर भी रहेगा ये क्लोरोप्लास्ट का ये है, और ये H2 को इधर भेज देगा। अब पहले से यहाँ पे क्या मौजूद है, CO2, ये दोनों कंबाइन हुआ तो क्या बनाया, C6H12O6। इसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। है H2 यहाँ पे आया, CO2 से कंबाइन हुआ ना, तब बनाया C6H12O6। ठीक है ना, इसी का बोलता है C3 या केल्विन साइकिल, इसी का नाम है केल्विन साइकिल। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, किसी भी ऑब्जेक्ट में हाइड्रोजन के जुड़ने को बोलते हैं रिडक्शन। यहां पे बोलता है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू मेक ग्लूकोज। बात सही है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ये टेक्निकल बात ये है, जहाँ पे केमिस्ट्री भी घुसेगा वहीं पूछेगा, तो ये बात याद रखना। ये कंप्लीट फोटोसिंथेसिस ऐसे होता है, तुम्हारा आसान नहीं है। पत्ते में पड़ा सनलाइट, नीचे से गया पानी, स्टोमाटा से आया कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे पत्ते में सनलाइट पड़ा, सनलाइट को किसने एब्जॉर्ब कर लिया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेकोइड के अंदर क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब कर लिया। वाटर को ब्रेक कर दिया, पहले स्टेप में वाटर को ब्रेक कर देगा, ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। तो इस वाटर को ब्रेक करने को बोला गया है लाइट रिएक्शन। आज जो रिमेनिंग हाइड्रोजन बचा और कार्बन डाइऑक्साइड बचा, इन दोनों का रिएक्शन करा के ग्लूकोज बना देगा। इसको बोला जाता है C3 या केल्विन साइकिल। ठीक है, तो ये होगा, इसको डार्क रिएक्शन, इसको लाइट रिएक्शन, दोनों दिने में होगा। यही तो होता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये पढ़ लिए थे लोग। उसके बाद हम लोग पढ़े थे लोग कि अगर हमें जानना है कि किसी पत्ते में स्टार्च और है कि नहीं, सनलाइट जरूरी है स्टार्च के लिए, स्टार्च बनने के लिए, यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जरूरी है। तो बताए थे कि एक पॉटेड प्लांट ले लीजिएगा, इसके ऊपर ऐसे पहले 4-5 दिन के लिए इसको इथी में रख दीजिएगा, धूप के छाया में रख दीजिएगा, शेडेड में। इसके ऊपर एक एल्यूमिनियम फॉइल का ये कर देंगे, रैप कर देंगे। उसके बाद 3-4 घंटे के लिए इसको धूप में रख देंगे, 5-6 घंटे के लिए धूप में रख देंगे। और उसके बाद पत्ता को तोड़ेंगे, एल्यूमिनियम फॉइल हटाएंगे, उसको गर्म पानी में डाल के धो देंगे। और उसके बाद अल्कोहल में उसको वॉश कर देंगे, अल्कोहल में वॉश करने से ग्रीन वाला पार्ट चला जाएगा। उसके बाद आयोडीन सोल्यूशन इसके ऊपर डालेंगे ना, तो हाई ब्लू ब्लैक इधर हो गया है, इधर भी ब्लू ब्लैक हो जाएगा। इतना दूर ब्लू ब्लैक नहीं होगा, व्हाइट दिखाई देगा। इससे क्या पता लगता है कि यहाँ पे स्टार्च नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्योंकि सनलाइट नहीं पड़ा। तो सनलाइट जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। और तुम्हारा ये इतना तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे पढ़ा जाएगा कल से हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक। आसान नहीं है, एक एक चीज याद रखो, एक एक चीज देखो, टॉपिक से याद रखो। बायोलॉजी पहले असर पड़ा है, अच्छा लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस ये होता है, अपने हिसाब से अपने वर्ड में बदलो उसको। उसका न्यूट्रिएंट्स ये पढ़ा है, न्यूट्रिएंट्स में ये चीज पढ़ा है। उसका न्यूट्रिशन पढ़ा है, न्यूट्रिशन में ऑटोट्रोपिक है, हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक में सर ये फोटोसिंथेसिस पढ़ाए थे, 2 स्टेप इसमें पढ़ाए थे, एक ये पढ़ाए थे। टॉपिक वाइज याद रखोगे तो मजा आ जाएगा तुमको पढ़ने में।